हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको अपहीलियन के विषय में बता चुका हूँ कि अपहीलियन यानी कि 4 जुलाई जब पृथ्वी सबसे दूर होती है, परहीलियन यानी कि परहीलियन होती है आपकी 4 जुलाई को। और ध्यान दीजिए, एक बार वापस ध्यान दीजिए, 4 जुलाई को क्या है? अपहीलियन। अपहीलियन का मतलब जब पृथ्वी दूर होती है उसको अपसोर कहते हैं, ठीक। और जब पृथ्वी निकट कब होती है? तो यहाँ होती है आपका 3 जनवरी को। उस स्थिति को कहते हैं आपका, ठीक, परहीलियन। ये क्लियर होना चाहिए। सौर विकिरण आइसोलेशन पढ़ा, उसके कारण पढ़ा, ध्रुवों की ओर कितना है तो हम पढ़ा 300 वाट वर्ग प्रति वर्ग एक जगह आती है, वहां से लेकर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक आपका पोलर एरिया की तरफ जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा है। इन सबको हम पढ़ चुके थे। ठंडे क्षेत्रों को, विकिरण को, शॉर्ट टर्टिल वेव कल मैं आपको पढ़ा चुका था कि लघु पार्थिव विकिरण के रूप में सूर्य की जो विकिरण हमको आती है और दीर्घ के रूप में हम उसको वापस करते हैं। कितनी मात्रा तो ऐसी है कि लगभग 35% मात्रा को तो हम अंतरिक्ष में ही आपका रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 65% आपकी पृथ्वी पर आती है और 65% में भी हम क्या करते हैं, काफी कुछ ऐसा है जो हम वापस आपका रिफ्लेक्ट कर देते हैं और अंत रूप से हम 17% ही रखते हैं, उसमें भी आपका 18% हम वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इन सारी चीजों को हमने कल आपका देख लिया, एक एक करके हमने इनमें बात करी, इनको देखा। फिर हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर रहे थे कि बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है। तो तापमान की हम लोगों ने बात करी की और हमने ये भी देखा कि तापमान को नियंत्रित करने वाले कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं, उनको हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग इतना पढ़ चुके थे, इतना गौर करके देख चुके थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी, कोई भी कुछ डाउट हो तो यहाँ तक आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो अब तापमान को वेरिएशन करने वाले में क्या है, नियंत्रित करने वाले के लिए एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बड़े महत्वपूर्ण है, यानी कि उसकी अक्षांश स्थिति और ऊंचाई वो टेम्परेचर को वेरी करता है बहुत बड़ा। तो इतना हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहा हो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़े। देख लिया? यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का, कोई डाउट? चलिए बच्चों, तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे, इतना पढ़ चुके थे। तो उम्मीद करता हूं किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ के बात करें। चलिए, तो टेम्परेचर को वेरी करने में एक फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, उसका वो है समुद्र से दूरी, यानी कि सी से डिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए जब भी आप पढ़ें और कभी भी आपको मिले कि टेम्परेचर में सी का क्या रोल है। बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि पता होना, जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कैसे। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक समुद्र से ऊपर की समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। ध्यान दीजिए, यहीं से ही स्थलीय समीर और समुद्री समीर बनती है। क्या होता है? समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और ध्यान दीजिए धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्या प्रॉपर्टी है इसकी कि धीरे से गर्म होगा, धीरे से ठंडा होगा। और जबकि जो स्थल है वो लैंड है, लैंड की क्या प्रॉपर्टी है? जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और आपका जो आपका लैंड है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, यानी कि हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है और बहुत जल्दी छोड़ देती है। इसलिए पृथ्वी 2-3-4 घंटे में गर्म हो जाती है और रात को जब हीट छोड़ देती ठंडी हो जाती है रात के बाद। क्लियर हो गया? इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में कम विभिन्नता होती है, क्योंकि धीरे से गर्म होगा, धीरे से आपका ठंडा होगा। तो टेम्परेचर जो है आपका सी लेवल पर आपको जो उसका वेरिएशन है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। प्रभाव कैसे पड़ता है? आपका अलग पड़ता है और आपका सम रहता है, ठीक। ये हमको देखना है। वायु सहित तथा महासागरीय धारा, वायु सहित महासागरीय धारा,
स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह ही संहिताओं का भी तापमान को प्रभावित करता है। कोणों वायु संहिताओं से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु यानी कोल्ड एयर मास को आपका प्रभावित होता है। कैसा होता है? आपका प्रभावित होता है। स्थानों का तापमान कम होता है। इस प्रकार ठंडी सागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत समुद्र तटों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। जो आने वाले तट है उसके पास में जो उनका टेम्परेचर है वो कैसा होता है? अधिक होता है। तो ये आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। ठीक, कैसा होता है? अधिक। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। कैसा होता है? आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि टेम्परेचर कैसे फ्लक्चुएट करता है। देख लिया? चलिए, पहले फिलहाल इतना हमने पढ़ा है कि धीरे धीरे समुद्र गर्म करता है और वायु सही तथा महासागर जो आपकी धारा है चाहे स्थल है आपका समुद्री समीर की तरह संहिताओं के टेम्परेचर को आपका प्रभावित करता है और ये सारी चीजें आपका वेरिएट होती हैं। ये अंतर में हमको स्पष्ट रूप से आपका दिखाई देती हैं और हमको देखने के लिए भी आपका मिल जाती है। ठीक, अगला है तापमान का वितरण। जुलाई और जनवरी के तापमान, जनवरी और जुलाई के तापमान का वितरण का अध्ययन करके पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाता है। अगर आपको टेम्परेचर वितरण को देखना है कि कहां पर कितना है तो वो रेखाएं हैं आपकी समदाब रेखाएं जिनके अनुसार हम लोग टेम्परेचर को वेरिएशन करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, वो है समदाब रेखाएं। यह वह रेखा है जो समान ताप वाले स्थलों को जोड़ती हैं। किन्हें जोड़ती हैं? समान ताप वाले जो स्थल हैं उनको आपका जोड़ देती है। चित्र 8.4 में जनवरी और जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु ताप के वितरण को दर्शाया गया है। 8.4 टेम्परेचर वेरिएशन को आपका दर्शाया गया। अब यहां आप देखिए, फिर मैं आपको अंतर बताऊंगा कि ये वेरिएशन आपको कैसे दिख रहा है। आप देख रहे होंगे ये बहुत सारी जो लाइंस हैं ये कुछ इस तरीके से जा रही हैं, फिर ऊंची जा रही हैं, फिर नीची जा रही हैं, फिर इस तरीके से कुछ ये हैं, कुछ इस तरीके से जीरो हुआ, कुछ इस तरीके से चली गई, फिर यूं सीधी हो गई। ऐसा क्या कारण है कि ये जो लाइन है आपका तिरछी और सीधी हो रही है? चलिए तो इस पर ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसके साथ साथ जितना आपने पढ़ा है पिछला उसका रिवीजन करिए और मेरे को बताइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की किसी बच्चे की हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, समझिए, ये आपकी 0 डिग्री है। कितनी है आपकी? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री पर टेम्परेचर कैसा रहेगा? इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारा सूर्य है और लगातार इस तरीके से सूर्य चमकता है। ठीक, और 0 की अगर आप कंडीशन देखोगे, आपको थोड़ा सा अगर मौका मिला तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब सूर्य निकलता है तो कैसे टेम्परेचर जो बहुत हाइट है वो 2 बजे तक हाई टेम्परेचर होता है, उसके बाद 2 बजे के बाद यहाँ आपकी वर्षा हो जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है। यानी दैनिक जो आपका तापांतर है वो सबसे ज्यादा वेरिएशन अगर कहीं मिलेगा आपको, वो कहाँ मिलेगा? इक्वेटर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए 20 डिग्री पर सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान है तो आप देखेंगे जहां समुद्र है वहां ये ऊपर की तरफ हो रही है और जहां पर महासागरीय धारा बह रही है वहां पर भी ये कैसी हो रही है? ऊपर की ओर। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा ये वेरिएशन अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए, सामान्यतः तापमान अक्षांश के प्रभावित मानचित्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो आपका टेम्परेचर है अक्षांश पर वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा क्योंकि तापमान अक्षांश के समानांतर होती है। अक्षांश कैसे होती है? आपके समानांतर होती है। समताप रेखाएं कैसे होती हैं? अब देखिए, यही अक्षांश रेखाएं हैं और ऐसी ही क्या होती हैं? समताप रेखाएं। ठीक, इसी सामान्य प्रवृत्ति के विचलन को विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होती है। जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होती है।
दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होता है, इसलिए अगर आप देखिए आपको समझ आएगा। पहले आप ये देखिए अच्छे से, तो अभी क्या लाइन पढ़ी हमने कि विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। जनवरी में ठंड अधिक पड़ती है अपने उत्तरी गोलार्ध में। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा यहाँ पर स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए यहाँ भूसहिता और धार्य का प्रभाव स्पष्ट होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा लैंड है कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका सी यानी कि समुद्र ज्यादा है। ठीक, इसलिए भूसहिता और समुद्री धाराओं का प्रभाव स्पष्ट होता है, और यही वजह है कि जो भूसहिता है और समुद्री धारा का जो प्रभाव है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि लैंड और वाटर की वजह से ही ये चीजें आपकी प्रभावित होती। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित होती है। तो जनवरी में क्या होता है कि जो समताप रेखाएं हैं वो महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण में होती है। तो जनवरी में क्या होंगी? महासागरों के उत्तर में। कहां होंगी? उत्तर में। ठीक, और महाद्वीप और जनवरी में समताप रेखा महासागर के उत्तर में और महाद्वीपों के दक्षिण में। तो महासागर के उत्तर में यहां हो गया, दक्षिण में, तो ये हो गया सी मान लीजिए, और इसको एल ए कर लीजिए, लैंड। क्लियर होगी? इससे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है कि कोस्ट महासागरीय धारा गल्फ अटलांटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर ड्रिफ्ट की उपस्थिति से अटलांटिक महासागर को अधिक गर्म होता है। तो अटलांटिक महासागर को क्या हो जाती है? गर्म कर देती है। कौन? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म कर देती है और समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। कैसी होती है? गर्म करेगी तो ऊपर की ओर आपका मुड़ जाती है। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और नीचे यूरोप के दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यह साइबेरिया के मैदान में ज्यादा स्पष्ट होता है। 60 पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 उत्तरी और 50 उत्तरी दक्षिणांत दोनों में जनवरी के मध्य तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। कितना मिलता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। यानी कि अगर आप देखोगे जनवरी के महीने में, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर जो आपकी लाइन है जहां पर सी होगी वो कहां मुड़ेंगी? उत्तर की तरफ। ये देखिए सी में कहां मुड़ रही है? उत्तर की तरफ। और अगर लैंड है तो कहां मुड़ी? नीचे की तरफ। कहां मुड़ रही है? आपका नीचे की तरफ। देखिए कहां मुड़ रही है? नीचे की तरफ। तो यही तो डायरेक्शन आपको बता रहा है कि मेनली आपका लैंड और सी होने की वजह से आपका प्रभावित है। तो इस प्रकार जनवरी के मध्य मासिक क्रमिक विषुवतीय रेखा महासागर पर स्थित 27 डिग्री सेंटीग्रेड मासिक तापक्रम विषुवतीय रेखा महासागरों पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। तो उस कटिबंधीय में 24 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक पर मध्य अक्षांश पर 20 से 10 यूरोपीय तक आती है और 180 से लेकर -18 तक आपका जारी होता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान महासागरों का स्पष्ट प्रभाव से देखा जाता है। यह तापमान रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा विभिन्नता तीव्र में कम होती है और 20 से 10 एवं 0 से तापमान क्रम से 35 और 45 तथा दक्षिणी में कई समांतर आपका ये सारी चीजें जो हैं आपका पाई जाती हैं और हमको देखने के लिए। ठीक, ये हमको इतना देखना था। ठीक है, अभी और भी है, मैं आपको बताऊंगा। पहले फिलहाल आप इतना अच्छे से इसको देख लीजिए, बात करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देखिए, कुछ पूछ रहा है पूछिए। देख लिया, आगे बढ़ जाए। इस प्रकार जनवरी का मध्य मासिक वार्षिक तापांतर विषुवतीय व्रत रेखा पर
27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, उष्ण कटिबंध पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, मध्य। देख लिया था। अब कह रहे हैं कि जुलाई में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समांतर चलती है, कि जुलाई का जो मंथ आता है जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री उनके इक्वल बहती है, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही वेरी रहता है। विषुवतीय रेखा महासागरों पर जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, यानी कि जो इक्वेटर है 0, उसके आसपास अगर कोई महासागर है, सी है, तो उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 27 से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थल भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान आपका 30 से अधिक पाया जाता है, और 40 उत्तर एवं दक्षिण में अधिक अक्षांशों पर 10 से अधिक दर्ज किया गया है। चित्र 8.5 में जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया के महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मुख्य कारण महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंटल में सबसे अधिक कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 20 के उत्तर और 15 के अक्षांश के बीच पाया जाता है। तो इतना हमको बेसिकली अंतर जो है आपका देखने के लिए स्पष्टतः आपका मिलता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि ये टेम्परेचर वेरिएशन कह सकते हैं, इनके बीच जो गैप है वो उनको आप कह सकते हैं। इतना हमको स्पष्ट रूप से आपका देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? अब कह रहे तापमान व्युत्क्रमण। अब तापमान का रिवर्सिबल होना, वापस आना, इसको देखते हैं कि क्या है। ये देखिए जनवरी और जुलाई के मध्य की, ये आपकी क्या है? 0 डिग्री। देख लिए, उसके ऊपर ये लाइन है, तो जहां पर लैंड होगा वहां, सॉरी, जहां पर सी होगा वहां क्या हो जाएंगी? ऊंची, और जहां पर लैंड होगा वो आपका नीचा। देखिए, तो यहां आपको स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक, आप देखिए, अब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तापमान का व्युत्क्रमण, सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ये ध्यान रखिए। टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घट जाता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। कई बार स्थिति बदल जाती है, सामान्य ह्रास दर उल्टा हो जाती है। कैसे हो जाती है सामान्य ह्रास दर? उल्टी हो जाती है, यानी कि घटने की जगह बढ़ने लगता है। तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है। कैसा होता है? बहुत थोड़े समय के लिए। यह काफी सामान्य घटना है सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रातें, जब बादल नहीं बनता है आसमान में, उसकी बात कर रहा है। मेघ विहीन, मेघ मतलब बादल, लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण की आदर्श दशा है। कह रहे कि व्युत्क्रमण कब होता है? आसमान में बादल ना बने, लंबी रात हो, शांत वायु हो, तो ऐसे में क्या होगा? टेम्परेचर व्युत्क्रमानुबंध होगा, यानी कि घटने की जगह बढ़ जाए, बढ़ने की वजह घट जाए, ऐसे कुछ कंडीशन हो जाए। दिन में प्राप्त उष्मा रात के समय विकृत की दर और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण सामान्य है। कैसा है? जो वर्ष भर है, जो ताप है, वो कैसा रहता है? आपका सामान्य रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। भूस्पष्टीय व्युत्क्रमण वायु के निचले स्तर में स्थिति को बढ़ा देता है। धुआं एवं धूल कण व्युत्क्रमण के नीचे की एकत्र मात्रा को चादर की ओर फैला जाता है, जिसमें वायु का निम्न स्तर भर जाता है। इसमें सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ घंटे तक ही रहता है, सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ साथ समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। कैसी होती है? व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ी तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण जल की सतह का कार्य करती है। ढकी होने के साथ साथ नीचे उतर जाती है। यही घटना तली को गर्म,
हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है और इससे वायु का अपवहन कहते हैं। तो अपवहन क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र है या कोई आपका पर्वतीय क्षेत्र है, अपवहन यानी कि जब हवा आपकी चल रही होती है, बह रही होती है, तो व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में क्या होती है? ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होती है। रात में जब हवा थी, देखिए दिन में क्या टेम्परेचर लगा और गर्म होकर ऊपर उठ गई, रात में ठंडी होकर नीचे बैठ गई, ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल की फोर्स की वजह से वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, भारी हो जाती है और घनी होने के कारण, डेंस भर जाती है होने के कारण जल की तरह कार्य करती है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी कैसे करती है? जल की तरह काम करती है, ठीक। यह घाटी की तली को गर्म और हवा के नीचे एकत्र हो जाती है, इसे वायु का अपवहन कहते हैं। जब ठंडी होकर नीचे इकट्ठी हो जाती है इसी घाटी में, तो हम क्या कहते हैं? वायु का अपवहन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देहरादून मसूरी का स्थिति आप देखिए, या आप वहां देखेंगे तो क्या होगा? ऊपर टेम्परेचर कैसा होता है? हवा कम हो जाएगा तो हवा कहाँ बैठेगी? नीचे की तरफ, तो घाटी में बैठेगी, बीच में, ठीक। और इससे वायु का अपवहन तो ऊपर से नीचे की तरफ आपके चलेगी, तो पाले से पौधों की रक्षा करती है। और यही क्या करती है? पाले से जो आपके पौधे हैं उनकी रक्षा करती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जो हमने आपका इसमें देखा कि किस तरीके से आपका टेम्परेचर व्युत्क्रमण होता है। एक बार पूरे को देख लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। देखिए एक बार, अब है आपका प्लैंक का नियम। एक ही वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। क्या कह रहे हैं? एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही ऊर्जा का विकिरण करेगी, उनकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? उतनी ही आपका लघु होगी। यानी कि समझिए, प्लैंक हुए हैं वो बताते हैं कि एक कोई वस्तु है, मान लीजिए जितनी वो गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी, उतनी अधिक वो ऊर्जा निकालेगी। आप देखते हैं कोई गर्म होते तो उसको ऊपर, हम गर्म वस्तु को पहले हीट अप आपके महसूस होने लगती है हमें, क्लियर हो गया। और उतना ही तरंग दैर्घ्य उसकी लघु होगी। कैसी होगी? लघु होगी, छोटी होगी। एक ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी कि स्पेसिफिक हीट की बात करें तो 1 ग्राम का कोई पदार्थ है, उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वही है आपका स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो पूरा आपका चैप्टर है समाप्त हो गया है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको थोड़ा सा एक बार आप घर पर जाकर इनको देखिएगा, इनको करें, क्योंकि चैप्टर पूरा आपने पढ़ा होगा तो समझ आएगा कि निम्नलिखित में से 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ेगी। 21 जून की बात कर रही है, तो 21 जून में आपको क्लियर होना चाहिए कि सूर्य कर्क रेखा पर होगा या मकर रेखा में, उत्तरी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे आप इसका आंसर सही नहीं दे सकते। निम्न में किस शहर में दिन ज्यादा लंबा होगा? अब बताइए, दिन ज्यादा लंबा कहां होगा? यहां भी आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपको देखना होगा। जो आपका 0 डिग्री के पास होंगे वहां दिन लंबा होगा, ऑब्वियस बात, क्योंकि जल ये आपको देखना है। तो अब चंडीगढ़ में तो होगा नहीं, नागपुर में भी नहीं होगा। अब तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद में से कुछ चुन लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? बताइए किससे गर्म होता है? तो बड़ा सरल आंसर है, लघु धीर तरंगे वाले सौर विकिरण से। ये समझाया था मैंने आपको। अब देखिए एल्बिडो क्या है? एल्बिडो क्या है बच्चों बताइए? समताप रेखा, समान दाब को मिलाने वाली रेखा, ठीक। सूर्य तप, जहां टेम्परेचर आती है, सूर्य तप आने वाली सौर विकिरण, समताप रेखा पर ये हो गया, और यहाँ वार्षिक कोण तापांतर, तो सब आपस में मिल गया। तो इतना टफ थोड़ी है, आप एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन करें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत